graphs of Coulomb's law. ग्राफ्स ऑफ Coulomb's लॉ, Coulomb's लॉ का ग्राफ्स। तो यहाँ ग्राफ्स लिखा हुआ है, इसका दो ग्राफ्स बनाएंगे इसका, ठीक है। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार थोड़ा सा हम इसको पीछे बैक करके मैथमेटिक्स का कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे डील करते हैं, इसके बाद हम ग्राफ में आते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और ऐसे बहुत सारे इसका फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का। उसमें से एक फॉर्म पढ़े होंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y एंड x यहाँ टू वेरिएबल्स हैं जिसके पावर क्या दिया हुआ है 1, और जिसका पावर 1 होता है समझ लें कि उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये दिमाग में सेट कर लें, जितने वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स के पावर अगर 1 हो जाए तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इफ पावर ऑफ वेरिएबल्स मोर देन 1, दैट मीन्स 2, 3, 4, 5 इस तब आए तो ग्राफ विल बी कर्व्ड। तो ग्राफ क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको m को बोलते हैं स्लोप और c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। x एक्सिस में इंटरसेप्ट नहीं होता है, जब भी होगा तो y एक्सिस में होगा। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इसका ग्राफ ऐसे आया था। ये सब क्लास 11th में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी बताया गया होगा मैथमेटिकल टूल्स में। ये y और x, ये ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। y एक्सिस में जिस पॉइंट पे ये कट करता है, ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से इस लेंथ को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, c बोलते हैं। अगर ये प्लस है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस में कट करता है, अगर ये माइनस है c का वैल्यू तो ये नेगेटिव y एक्सिस में कट करेगा। ये सब पढ़े होंगे। तो इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे m क्या है, स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा। ये सब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े होंगे क्लास 11th में स्लोप का। तो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं m को। थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा। सो टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 हो जाता है, देन स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। देन ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस। ग्राफ इस तरह से आएगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये एंगल हो गया थीटा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। तो जब इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 होता है तो ग्राफ का वैल्यू इस तरह से आएगा, यानी ओरिजिन से पास करते हैं। इसका इक्वेशन कैसे आएगा, y इक्वल टू सिंपली m इंटू एक्स। ये ग्राफ है, ये इक्वेशन आएगा और इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। m क्या है यहाँ पे, स्लोप। बार बार बताएं, m को कहते हैं स्लोप, जैसे हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा होता क्या है, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव करना चाहिए, तो इसे बोलते हैं टेन थीटा। क्लियर है। तो ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अभी हमको Coulomb's लॉ में, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक बार बता दिए ताकि इसको समझ में आए अच्छी तरह से। तो m का वैल्यू क्या मिला, टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या मिले, y अपॉन एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा जाए, चेंज के फॉर्म में, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स बोलते हैं। इसको समझें
ये वाई एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन। टेन थीटा इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। अगर हम छोटा सा यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया जाए, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 to x2, y एक्सिस में जाओगे तो ये होगा y1 और ये क्या हो जाएगा, y2। अगर इसको नाम दिया जाए ए बी सी और इस एंगल को बोला जाए थीटा, तो बताओ सी बी का वैल्यू क्या होगा, इस सी बी का वैल्यू y2 माइनस y1, इसी को डेल्टा y बोलते हैं, चेंज इन y। और ए बी का वैल्यू क्या आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा x। डेल्टा x का वैल्यू होगा x2 माइनस x1। क्लियर है? तो चेंज इन y बाय चेंज इन x इस ग्राफ से देख सकते हैं। कहता है कि अब थीटा इंक्रीजेज, अगर थीटा बढ़ता है, थीटा का वैल्यू 30 से 60, 60 से 90, कुछ भी इस तरह से वैल्यू को बढ़ाते जाएं, थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस? टेन थीटा इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, मीन्स डेल्टा वाई का जो वैल्यू होगा डेल्टा एक्स के कंपेरिजन में ज़्यादा इंक्रीज करेगा। डेल्टा वाई ग्रेटर देन डेल्टा एक्स। जब थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता है तो वाई में चेंज एक्स में चेंज के कंपेरिजन से ज़्यादा होगा, यानी y का चेंजिंग ज़्यादा होगा, डेल्टा x का चेंजिंग कम होगा। कहता है अगर थीटा का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए, जस्ट थीटा का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए, देन टेन थीटा विल बी आल्सो डिक्रीजेस। मीन्स अब बताओ टेन थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई का वैल्यू कम हो गया, डेल्टा एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। देन डेल्टा वाई लेस देन डेल्टा एक्स, दिस इज द मीनिंग। हम लोग बोलते हैं स्लोप बढ़ गया, तो उसका मीनिंग है क्या, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। डेल्टा यानी दैट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वाई में चेंज ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में। अगर टेन थीटा का वैल्यू अगर कम होगा, स्लोप का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा थीटा का वैल्यू डिक्रीज करने से, इसका मीनिंग हुआ कि डेल्टा वाई का जो चेंजिंग है वह डेल्टा एक्स के कंपेरिजन में कम होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ अगर बनाया जाए इस तरह से, इसको समझना, वो बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। स्लोप कब कहते हैं, स्लोप इंक्रीज हुआ, स्लोप डिक्रीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ से ग्राफ से अगर समझेंगे, चलो ये एक लाइन है, ये y, यहाँ पे दो लाइन दिखाया गया है। बता सकते हो कि यहाँ का एंगल जो है थीटा 1 है, इस एंगल को बोल दे थीटा 2। विच वन इज ग्रेटर, थीटा 1 इज ग्रेटर, थीटा 1 बड़ा है किससे, थीटा 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 बड़ा है तो टेन थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, किससे, टेन थीटा 1 से। सो व्हाट इज द मीनिंग। यहाँ पे हम क्या करें, दो लाइन ले लें। देखो ये है x1 और ये क्या है, x2। इसको बोलेंगे y1, इसको क्या बोलेंगे, y2। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि अगर थीटा बड़ा है थीटा 2 से, तो देखो ये लेंथ कम है और ये लेंथ क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब y ज़्यादा हो गया, चेंज इन y ज़्यादा होगा किससे, चेंज इन x से। तो ये वैल्यू तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, यानी छोटा सा चेंज अगर हम x में करते हैं तो y में बड़ा चेंज आता है। इसका मतलब समझ जाए कि स्लोप उसका बढ़ रहा है। तो ये डेल्टा x हो गया और ये क्या हुआ, डेल्टा y। डेल्टा y ग्रेटर देन डेल्टा x, ये सिचुएशन। अगर इस सिचुएशन में देखा जाए, यहाँ पे लाइन देखिए, दो लाइन हमने बना दिया। देखो इसको बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे, x2। इसको y1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, y2। यहाँ से भी देख सकते हैं डेल्टा x और ये क्या हो गया, और फिगर से पता चल रहा है कि कौन बड़ा है। थीटा कम लग रहा है, थीटा कम हुआ, इसका मतलब है टेन थीटा का वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हुआ, स्लोप डिक्रीज हुआ। और स्लोप डिक्रीज का मतलब होता है
डेल्टा x का वैल्यू बड़ा और डेल्टा y का वैल्यू छोटा। मतलब इसमें बड़ा चेंज होगा और इसमें कम चेंज होगा, तो समझ जाएंगे कि ये स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का कुछ टर्म्स था जिसको हमको फिजिक्स में अप्लाई करना है, इसलिए बोला जाता है कि मैथमेटिक्स को बार बार उसको पढ़ें। मैथमेटिक्स जितना क्लियर होगा उतने ही फिजिक्स ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कहता है कि f वर्सेस 1/r के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट ए ग्राफ वेयर r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। गिवन क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ चार्जेस, पेयर ऑफ चार्जेस, दो पेयर है चार्ज का। फर्स्ट है 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, एंड सेकेंड पेयर है 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ये दो चार्जेस का पेयर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ग्राफ को प्लॉट करना है इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए। किस में ग्राफ प्लॉट करना है, f वर्सेस 1/r स्क्वायर। तो f वर्सेस 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, इस चार्ज के पेयर के लिए और इस चार्ज के पेयर के लिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अभी हमने क्या देखा कि f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 1/r स्क्वायर। ये क्या बता रहा था, स्लोप को, और स्लोप का वैल्यू क्या मिला, q1 q2 डिवाइडेड बाय 4πε0। तो स्लोप को क्या कहते हैं, tan थीटा, और tan थीटा किसके प्रोपोर्शनल आया, q1 और q2 का। यानी अगर चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करता है तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, और थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने से tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, यानी स्लोप उसका ज़्यादा होगा। तो कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट पेयर के लिए, तो फर्स्ट पेयर में क्या है, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ये Q1 और ये क्या हो गया, Q2। ये Q1 और ये क्या हुआ, Q2। अब बता Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लो पहले, Q1 और Q2 का। तो वैल्यू विल बी 1 × 2, क्या मिलेगा, 2 माइक्रोकूलम। यानी दो चार्जेस का प्रोडक्ट कितना मिला, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड पेयर के लिए, सेकेंड पेयर में बताओ क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। इसको हम बोलेंगे Q1 और ये हो गया Q2। सो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस विल बी, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, ओनली क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो 1 × 3, सो वैल्यू विल बी 3 माइक्रोकूलम। नेगेटिव साइन नहीं लेना, यहाँ पे इसका मतलब ही होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। क्लियर है। अब हम क्या पाते हैं ये दोनों पेयर में, कि यहाँ जो चार्ज का जो प्रोडक्ट है वह 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट है 3 माइक्रोकूलम। तो बता सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है, इसमें किसमें। तो फर्स्ट पेयर है, पाते क्या हैं, Q1 Q2 सेकेंड पेयर ग्रेटर देन Q1 Q2 फर्स्ट पेयर। यानी सेकेंड पेयर का जो Q1 Q2 है वो बड़ा है कि फर्स्ट पेयर से। तो बता सकते हो इसका tan थीटा बड़ा होगा और इसका tan थीटा क्या होगा, छोटा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हुआ तुम्हारा सेकेंड पेयर का और ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट पेयर का। क्लियर। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए बता सकते हो आप, किसका स्लोप ज़्यादा मिला। सो ग्राफ विल बी, ग्राफ कैसे बनाएंगे, इधर ले ले फोर्स, इधर हो गया 1/r²। दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। स्लोप किसका ज़्यादा है, या सेकेंड पेयर का।
तो सेकंड पेयर का स्लोप थोड़ा बड़ा होगा और फर्स्ट पेयर का स्लोप थोड़ा छोटा होगा, यानी ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हुआ सेकंड पेयर के लिए और ये क्या हुआ फर्स्ट पेयर का। तो ये दोनों के बीच में ग्राफ मिला, इसी को ड्रॉ करना था प्रॉब्लम में। तो ये सेकंड पेयर मीन्स 1 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम का ये ग्राफ आया, और ये आया 1 माइक्रोकुलम और ये 2 माइक्रोकुलम का बीच का ग्राफ, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ना सेकेंड ग्राफ हम बात करेंगे F वर्सेस R। अगर F वर्सेस R की बात करें तो यहाँ पाते क्या हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा F, ये कांस्टेंट आने से Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी R स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये वैल्यू आएगा 1/R स्क्वायर। ये अगर कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्लोप, तो ये आएगा 1/R स्क्वायर। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसके बीच में देखो, यहाँ ग्राफ में यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है फोर्स और एक है R। पहले हम लोग क्या लिए थे, 1/R स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल यूज़ किए थे। अब यहाँ पे 1/R स्क्वायर, यानी ये R स्क्वायर 1/R स्क्वायर को सिंगल हम नहीं लेंगे अब, तो सिर्फ R के बारे में बात हो रही है, R स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पे इस वेरिएबल में पावर कितना हो गया 2, इस वेरिएबल में पावर क्या हो गया 1। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, कर्व होगा, स्ट्रेट पाथ अब कभी नहीं होगा। मैंने बताया था कि कोई वेरिएबल में अगर ये वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल्स का वैल्यू पावर अगर 1 हो जाए, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए, पावर अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, देन ग्राफ विल बी कर्व्ड हो जाएगा। और ये कर्व क्या क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पाराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो कर्व का डिफरेंट नेचर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि पावर यहाँ पे 2 आ गया, तो ग्राफ इसका कैसा मिलेगा, कर्व। तो कर्व ग्राफ अगर इसका खींचा जाए, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, पहला इफ R इज इक्वल टू 0, अगर दो चार्जेज के बीच का सेपरेशन को 0 कर दें, दो चार्जेज है मेरे पास, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन को अगर हम 0 कर दें तो क्या मिलेगा, अगर ये 0 हो जाए तो देन फोर्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये अगर 0 हो जाए तो होल क्वांटिटी, अगर ये नोमिनेटर ये है Q1 Q2 और डिनोमिनेटर हो गया 0, तो अगर ये 0 आता है तो 0 से डिवाइड करने से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि दो चार्जेस को अगर हम एक साथ रख दें, Q1 और Q2 को, देन फोर्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। सो व्हेनेवर द टू चार्जेस आर प्लेस्ड टुगेदर, देन फोर्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। सेकेंड, इफ R टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर R का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चला जाए, इन्फिनिटी चला जाए, तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स का वैल्यू 0, देन फोर्स विल बी 0। तो ये दो पॉइंट हमने यूज़ किया ग्राफ के लिए। इसको ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं, ग्राफ कैसा मिलेगा। ये हुआ फोर्स और ये हुआ R स्क्वायर, नॉट 1/R स्क्वायर। 1/R स्क्वायर होगा तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ग्राफ अगर यूज कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि अगर हम 0 लेते हैं, R का वैल्यू 0, देन फोर्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फोर्स किधर जाएगा, इन्फिनाइट की ओर।
अगर R का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा जी? अगर ये R1 है तो फोर्स का वैल्यू यहाँ मिलेगा F1, R2 का वैल्यू बढ़ा दो तो फोर्स का वैल्यू देखो डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है ना, वैसे वैसे देखो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीजेस देन फोर्स विल बी डिक्रीजेस, इफ डिस्टेंस डिक्रीजेस देन फोर्स विल बी इंक्रीजेस। क्लियर है? तो ये ग्राफ मिलेगा। तो ये था ग्राफिकल क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ का ये ग्राफिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नया टॉपिक की ओर। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये दोनों के बीच में हमको रिलेशन भी देखना है और दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है और इसका डिससिमिलरिटीज़ क्या है, यानी दोनों के बीच में समानताएं और असमानताएं दोनों की बात होगी इसमें, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ दो फोर्स है। इस फोर्स को कहते हैं एफ ई से डिनोट कर दो, शॉर्ट फॉर्म, बार बार लिखना पड़ेगा, एफ जी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये जो है फंडामेंटल फोर्स कहलाता है नेचर का, और ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो है, लेकिन वो सेकेंड पोजीशन पे आता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसके बाद ये आता है सेकेंड। ऐसे बोलते हैं हम लोग वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसको हम प्रूव करके ये बताते हैं कि कैसे ये वीकेस्ट है और ये कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हमने पढ़ा होगा फंडामेंटल फोर्स क्लास 11th में, फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, फर्स्ट में ही पढ़ाया गया होगा। उसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस आते हैं, पता है ना। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बार फिर से सुन लें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स कहाँ पे लगता है? बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है मैग्नेटिक। नहीं, तो ये कहाँ पे लगता है? बिटवीन टू चार्जेस और बिटवीन टू मासेस, सॉरी बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेट की बात होगी, उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ पे ये फोर्स लगता है। ये मैग्नेटिज्म में ये चर्चा होगी पोल स्ट्रेंथ के बारे में। एंड थर्ड आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली ये हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, इस दो बातों के बारे में ज़्यादा जानना है, लेकिन इसके बारे में जान लें कि ये कहाँ पे होता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में होता है, बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, प्रोटॉन अगर कभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे, द प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन अनबैलेंस केस में बैलेंस करने के लिए, तो एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है। ठीक है, एक पॉजिट्रॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉनो।
इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। कभी कभी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है और एक एंटी न्यूट्रॉनो क्रिएट करता है। ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? और लास्ट जो सबसे वीकेस्ट होता है, ये 4 फंडामेंटल है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में जो पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसके बीच में होता है? बिटवीन 2 मासेस, बिटवीन 2 मासेस। तो हम यहाँ पे, और ये एक फोर्स, ये देखो, ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का और ये है वीकेस्ट फोर्स। ये दोनों के बीच में हम रिलेशन अभी डेवलप करते हैं। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है दोनों में, और दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कैसे उसका वैल्यू आता है। क्लियर है? तो बात करते हैं Fe की बात और Fg की, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। चलो एक प्रॉब्लम से ही लेते हैं, इसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी में अगर चलें तो 1.4 में जाके देखेंगे, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ, बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 1.4 में जाके देखेंगे तो ये पाएंगे। क्या है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको यहाँ पे समझ लें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी 1.4 एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में Fe और Fg का रेशियो फाइंड आउट करना है, Fe और Fg का, और कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है, Fe बड़ा है कि Fg बड़ा है। यानी ये दोनों का कंपैरिजन हम लोग देखेंगे Fe और Fg का, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि Fe कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, किससे? Fg से। तो यहाँ पे हम निकालेंगे Fe एंड Fg का रेशियो, ठीक है? और ये रेशियो तुम्हारा आएगा 2.27 10⁻39। इसको नोट करते जाएं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर ये दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया जाए तो आएगा Fe/Fg का वैल्यू 1.3 10⁻36 आएगा। देख रहे हैं, 39 टाइम्स ज़्यादा है। Fe Fg से कितना टाइम्स ज़्यादा है? 39 टाइम्स, 10⁻39 टाइम्स। और ऐसा करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर निकाला जाए तो ये वैल्यू जो आएगा Fe और Fg का जो रेशियो आएगा अप्रॉक्स आएगा 10⁻43 टाइम्स। चेक कर लेंगे इसको। अभी हम 2 के लिए बात करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको चेक करके बताते हैं कि कैसे इसको रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। 2.27 10⁻39 टाइम्स 1. इसको बोल सकते हो 2.3 भी, 2.3 10⁻39, 1.3 10⁻36 और ये 10⁻43, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1 इसको डील करते हैं। चलो, एनसीईआरटी 1.4 हम बात करेंगे Fe एंड Fg इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बात करते हैं। ठीक है, चलो हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे ले लिया एक प्रोटॉन। इसके भी चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके चार्ज को प्लस E से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ नेचर अलग अलग होता है। चलो यहाँ दोनों के बीच का सेपरेशन ले लें, बहुत कम सेपरेशन होता है, 10⁻⁻10 10⁻⁻15 इस तरह से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 10⁻⁻15 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी एक जनरल वैल्यू ले लें, ये r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, क्लियर है। तो ए प्रोटॉन का ए का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन में जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1.67 10⁻⁻27 kg एंड एक वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कूलम कांस्टेंट बोलते हैं एसआई सिस्टम में, एयर मीडियम में, और इसका वैल्यू आता है 10⁻9 के का वैल्यू, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना आएगा। और जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू, ये सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ चार्ज भी है और दोनों में मास भी है, तो दोनों फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स Fe की बात। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। किस मीडियम में इसकी बात हो रही है अभी? एयर मीडियम। तो बोलो कैसे लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को K बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस A इंटू E इंटू सेपरेशन, तो वैल्यू विल बी 9 इंटू 10⁻9। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 बार लिखोगे तो स्क्वायर कर दो, R का वैल्यू रहने दो, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसमें मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा और इसका वैल्यू होगा Gme mp/r²। So value will be 6.67 10⁻⁻11 mass of electron 9.11 10⁻⁻31 kg and mass of proton 1.67 into 10⁻⁻27 kg, clear है, divided by r²। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का रेशियो को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रेशियो फाइंड आउट करें, क्या आएगा? 1/2 Fe/Fg, r² कैंसिल, so value will be 9 into 10⁻9, 1.6 into 10⁻⁻19 whole square upon 6.67 10⁻⁻11, 9.11 into 10⁻⁻31 and 1.67 into 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का मास। रेशियो क्या मिलेगा? ये दोनों को अगर कैलकुलेट किया जाए, अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि इसको कैलकुलेट करें, इसको याद रख लें 2.27, घर में एक बार बढ़िया से इसको चेक कर लें, ए वैल्यू आएगा 39, ये वैल्यू आएगा। पाते क्या है बताओ? Fe/Fg इज इक्वल टू Fe 2.27 10⁻39 टाइम्स। अब बताओ कौन बड़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे बड़ा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितना टाइम्स? 10⁻39 टाइम्स, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। किससे? बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स है Fg के कंपेरिजन में, क्लियर है।
अब हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर हम बात करें तो फिर इसको निकालोगे, फिर सिमिलर वे में प्रोटॉन और प्रोटॉन ले लें, दोनों के बीच का सेपरेशन को क्या ले लें, आर। ठीक है, तो ये दोनों में रिपल्सन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक में होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो एफ ई का वैल्यू क्या मिलेगा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्या होता है के प्रोटॉन का भी चार्ज कितना लिए ई, उस प्रोटॉन का भी चार्ज ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिलेगा, और एफ जी का वैल्यू बताओ, जी मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर? सो 1/2 एफ ए अपॉन एफ जी, सो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, तो एफ ई अपॉन एफ जी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 के का, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू पावर -19 होल स्क्वायर अपॉन 6.67 10 टू द पावर -11 एंड मास ऑफ प्रोटॉन का मास 1.67 10 टू द पावर -27, इसका भी होल स्क्वायर कर दो क्योंकि दो मास है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36, चेक कर लेना ये वैल्यू आएगा। सो एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू, ये जो रेशियो आया ये आया, इसको लिख सकते हो 1.3 10⁻36 टाइम्स एफ जी। देखो यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इस तरह से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच निकाल सकते हो। तुम्हारा होमवर्क क्या रहा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फाइंड आउट करें। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको घर में निकाल लोगे इसी वजह से बैठ के। एनसीईआरटी का इसी में एक क्वेश्चन डाला गया है 1.4 में ही, अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है फोर्सेस निकाले हैं वो एससी वर्मा में भी दिया हुआ है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अभी हमने निकाला एफ ई और एफ जी का, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 का है। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में निकालना, एफ ई और एफ जी के बीच में। क्लियर है? एनसीईआरटी का और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी का है 1.4 एग्जाम्पल का है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर, बहुत छोटा होता है। तो कहता है दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अट्रैक्ट विथ ईच अदर। तो कहता है कि इस अट्रैक्शन फोर्स से दोनों में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? फॉर्मूला पढ़े होंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 11th में पढ़े होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, और एक्सेलरेशन फोर्स का वैल्यू होता है F/m। एक्सेलरेशन डिक्रीज कब होगा? जब मास का वैल्यू क्या हो? बढ़े। यहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अभी ऑबे करता है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम। अब यहाँ चेक करते हैं, बताओ यहाँ फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ये क्वेश्चन है 1.4। कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फोर्स का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, दोनों का चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड,
इसका भी मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम मीन्स ये वैल्यू बताओ 9 इंटू 10 पावर 9। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का सेम होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस। कभी भी यहाँ पे साइन देने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ किया जाता है। ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म नहीं है। ये कूलम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म है। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये स्केलर फॉर्म की बात हो रही है, इसलिए कभी भी यहाँ पे साइन यूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी होगा तो ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। डिवाइडेड बाय आर, आर की जगह पे क्या यूज़ करोगे 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। तो इस फोर्स का वैल्यू आएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। चेक कर लेंगे इसको। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2.3 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए तो सेम है, तो एक्सेलरेशन डिफर कैसे होगा कि उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो चेक करते हैं किसका मास ज़्यादा और कम होता है। तो अब तो आंसर पता होगा कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। So value will be 2.3 10 to the power minus 8 Newton upon mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। So value इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक इसका वैल्यू आएगा 2.5 10 to the power 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू आएगा 2.5 10 टू पावर 22 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी फोर्स, तो सेम होगा मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स का वैल्यू 2.3 10 पावर 8। आप लोग घर में चेक कर लेंगे एक बार। फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन मेरे ख्याल से यही एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। ये 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब तो मास ज़्यादा हो गया, इससे मास ज़्यादा है ये, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कम आएगा 1.4 इंटू 10 टू पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच वन इज ग्रेटर, ये कि ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ये आंसर हो गया। क्लियर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नो, एक और क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछ सकता है, क्या है? ये फॉर्मूला है के ई स्क्वायर जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वांटिटी है। अब इसका तुमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, यूनिट निकालना है और इसका डायमेंशन भी निकालना है। ये क्वेश्चन दिया के ई स्क्वायर जी एम पी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता है के क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल नहीं बोलते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। बताएंगे उसका लिमिटेशन में सारा चीज़। तो ये वैल्यू हो गया, यूनिट हो गया, और ये क्या हुआ? डायमेंशन। तीनों का वैल्यू कैसे निकालते हो? तो अभी बताए ना कैसे निकालते हैं। अभी क्या आया था? एफ ई अपॉन एफ जी। एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा क्या? ऊपर में के ई स्क्वायर जी एम पी एम ई। अभी जस्ट निकालें, इसको एक बार फिर से याद कर लें। के ई स्क्वायर ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ जी जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आया था ना, दोनों का रेशियो निकालो, देखो ये आएगा। तो इसका कह रहा है कि वैल्यू पता, तो इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू इसका भी होगा। सिंपल सी बात। इसका जो वैल्यू आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में
क्या आया था 2.27 10⁻39। इसका कोई यूनिट नहीं डालना है क्योंकि ये प्योर रेशियो है। जब ये प्योर रेशियो है तो ये भी तो प्योर रेशियो कहलाएगा ना, ये एक नंबर है प्योर रेशियो। अब पता है कि प्योर रेशियो का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा। दोनों चीज़ हो गया, वैल्यू पता चल गया, इसका यूनिट पता चल गया, कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन पता चल गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है ना? ये था FE और FG के बारे में। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। कंपैरिजन बिटवीन FE एंड FG। FE एंड FG का कंपैरिजन क्या होगा? दोनों का डिसिमिलरिटी के बारे में बात कर, असमानता क्या है दोनों के बीच में। तो एक तरफ ले लो FE, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, खासकर जैक बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 2 नंबर में लिखने के लिए बोला जाता है बोर्ड मॉडल। तो ये फर्स्ट वाला क्या है? FE है क्या? इट इज ए 2 चार्ज इंटरेक्शन फोर्स। इट इज ए 2 चार्ज इंटरेक्शन फोर्स। इसमें 2 चार्जेस की बात होती है, फॉर्मूला पता है। और इसका क्या है? इट इज ए 2 मास इंटरेक्शन फोर्स। क्लियर है? इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, FE का वैल्यू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RS। इसका वैल्यू पता है FG का वैल्यू G M1 M2 डिवाइडेड बाय RS। देखो इसमें 2 चार्जेस की बात होती है, इसमें 2 मासेस की बात होती है, पॉइंट मासेस पॉइंट चार्जेस। थर्ड, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। ये अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव बोथ। बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फोर्थ, ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का होता है, स्ट्रॉन्गर इन नेचर। But this force weaker in nature। अभी हमने देखा, प्रूव भी करके देखा कि ये बहुत ही वीक होता है इसके कंपैरिजन में। 5 में देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है दोनों के बीच में। ये जो K का वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड होता है। तो जब ये मीडियम पे डिपेंड करता है, दोनों चार्जेस के बीच में कैसा मीडियम है, तो ये फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। तो ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। और ये क्या होता है? G का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्स कहीं भी रख दो, किसी मीडियम में, डिस्टेंस और मासेस अगर सेम है देन फोर्स विल बी सेम। तो फोर्स का वैल्यू जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या बोलेंगे इसमें? मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, FE और FG के बीच में। बोर्ड के बच्चे इसको जरूर नोट डाउन करेंगे कि ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका देखते हैं कि दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, समानता जिसे बोलते हैं, बिटवीन FE एंड FG। ये भी बोर्ड में पूछा जाता है।
फर्स्ट, दोनों का सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों जो फोर्सेस होते हैं, बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये होता क्या है कि F जो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इन्वर्स रिलेशन, तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस रिलेशन को फॉलो करता है ना, उसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। और F इक्वल टू होता है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ भी देखो ये कांस्टेंट हो गया तो फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो दोनों ही फोर्सेस जो हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये दोनों के बीच में समानता है। सेकंड क्या है, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दोनों फोर्सेस जो हैं कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब ये क्लास 11th में पढ़े होंगे वर्क एनर्जी पावर में कि कंजर्वेटिव एंड इन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ में अगर वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वैसे फोर्स को, जिस फोर्स के चलते वर्क डन 0 हो क्लोज पाथ में, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और ये पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब समझते हैं, पॉइंट फंक्शन का मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है किस पाथ पे तुम जा रहे हो। तो ये सब क्लास 11 में डिस्कस किए होंगे, उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लें। तो ये पॉइंट फंक्शन होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन जो होता है क्लोज पाथ में क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स को, कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका जो समानता है थर्ड, ये बोथ आर जो होता है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। अब सेंट्रल फोर्सेस क्या है कि दो चार्जेस ले लें हम, Q1 और Q2, दोनों को मिला दें एक लाइन से, तो ये दोनों का जो सेंटर होगा ये लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं दोनों का सेंटर लाई करता है, तो ये इसका सेंटर हो गया। चलो इसको बोलते हैं सेंटर। अगर कोई फोर्सेस इस सेंटर के अलोंग एक्ट करे या इस सेंटर से अवे जाए, तो वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो अगर ये लाइक चार्जेज होंगे तो रिपेल होगा, अगर ये अनलाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट होगा। तो दोनों अट्रैक्शन और रिपल्सन देखो, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का, वो किसके अलोंग है, सेंटर के अलोंग। तो जो फोर्स सेंटर के अलोंग होता है, दो बॉडी का जो सेंटर जहाँ पे लाइक करता है उसके अलोंग हो या टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, देन फोर्सेस आर सेड टू बी सेंट्रल फोर्सेस। सिमिलरली अगर हम मासेस की बात करें, M1 और M2 दोनों को मिला दें तो ये लाइन हो गया। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करता है, क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो ये हुआ इसका सेंटर। अब ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं, इसमें जो फोर्स एक्ट होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल कभी नहीं कर सकता। तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। देखो तो ये दोनों फोर्सेस किसके अलोंग लाई कर रहा है, किसके अलोंग जा रहा है, ये टुवर्ड्स द सेंटर। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टू मासेस, सो दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं Fe और Fg, वो सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये थर्ड हुआ। फोर्थ देखेंगे, बोथ द फोर्सेस ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन। अगर ये दो फोर्सेस की बात करें तो एक एक्शन है तो दूसरा क्या है, रिएक्शन। और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये दो फोर्सेस की बात करें, रिपल्सन वाला फोर्स की, तो अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो गया, रिएक्शन।
अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन। देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ भी देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो कह सकते हैं बोथ द फोर्सेस ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिफ्थ में देखेंगे both the forces are acting even in vacuum। दोनों फोर्स जो है वैक्यूम में भी एक्ट कर सकता है। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं होते हैं। The both the forces are acting even in vacuum। क्लियर है। एंड लास्ट और एक देख लेते हैं, both the forces are long range force। दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर तक ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसका जो रेंज होता है लाई करने का वो बहुत ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक जा सकता है। तो बोल सकते हैं कि बोथ द फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो यहाँ पे ये हुआ इसका सिमिलरिटीज़। अब पहले हम लोग बात किए थे, दोनों का कंपेरिजन देखे थे डिसिमिलरिटीज़ में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं। क्लियर है। तो आज के लिए